सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में लेसन 3 चल रहा था और इस 3rd लेसन में आज का पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस। इसे भ्रूण का परिवर्धन भी कहते हैं। पॉइंट है भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन इसे इंग्लिश में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। प्रिय छात्रों, इस पॉइंट में अपन देखेंगे कि आवर्तबीजी पौधों में भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कैसे बनता है, कैसे डेवलप्ड होता है, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, ये सभी इस पॉइंट में देखेंगे। पहले बात आती है कि भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया और किस पौधे में किया गया। प्रिय छात्रों, भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हैंस-स्टीन। इस हैंस-स्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्रूसीफेरी कुल का एक पादप है और उस पौधे का नाम है कैप्सुला बरसा पैस्टोरिस। यह एक द्विबीजपत्री पादप है। इस द्विबीजपत्री पादप के अंदर भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, इस बात का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो सबसे पहले भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम था हैंस-स्टीन। ये एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे और इन्होंने डेवलपमेंट एम्ब्रियो की स्टडी की थी कि भ्रूण कैसे बनता है। अब किस पौधे में किया था भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन? क्रूसीफेरी कुल का पादप। कौन से कुल का पादप है ये? क्रूसीफेरी कुल का पादप। और क्रूसीफेरी को ही ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। और क्रूसीफेरी में आपको पता है कि जो दल होते हैं उनका क्रॉस समान व्यवस्थित क्रम पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, क्रूसीफर। क्रूसीफेरी कुल का पादप है, उसका नाम है कैप्सुला बरसा पैस्टोरिस। ये एक पादप है और इस पादप के अंदर सबसे पहले हैंस-स्टीन ने किसका अध्ययन किया था? भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किया था। प्रिय छात्रों, ये जो पादप होता है, ये पादप एक डाइकोट प्लांट होता है। डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री पादप है। ये क्या है? द्विबीजपत्री पादप। आपको पता है बीज पत्रों के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। तो 2 बातें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं कि भ्रूण का परिवर्धन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो भ्रूण का परिवर्धन का अध्ययन हैंस-स्टीन के द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट आता है कि भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन कौन से पौधे में किया था, तो उसका नाम है कैप्सुला बरसा पैस्टोरिस। कौन से कुल का पौधा है ये क्रूसीफेरी कुल का पादप है और एक द्विबीजपत्री पौधा है। अब इस हैंस-स्टीन ने क्या बताया, भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है, इस बात को देखते हैं, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। और इसमें इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार निषेचन के समय, जब आवर्तबीजी पौधों में जब निषेचन होता है तो नर केंद्रक अंड कोशिका के साथ संलयन करता है। अंड कोशिका और नर केंद्रक आपस में मिलकर द्विगुणी संरचना बनाते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। तो इस हैंस-स्टीन के अकॉर्डिंग
अंड कोशिका व नर केंद्रक, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। क्या करते हैं? संलयन। संलयन का मतलब दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद में एक द्विगुणित संरचना बनती है। ये द्विगुणित संरचना है और इस द्विगुणित संरचना को क्या कहते हैं अपन? युग्मनज। ये कहता है कि जो ये युग्मनज बनता है और युग्मनज द्विगुणित होता है, इसका निर्माण कहां पर होता है? भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सेक में होता है। एम्ब्रियो सेक मैंने बताया था कि बीजांड में पाए जाने वाली एक गोलाकार संरचना होती है जो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय अवस्था में पाई जाती है। प्रिय छात्रों, इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। ऊपरी कोशिका होगी शीर्षस्थ कोशिका और नीचे वाली कोशिका होगी आधार्य कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका होगी वो निभाग की ओर पाई जाती है और आधार्य कोशिका पाई जाती है बीजांड द्वार की ओर। कहने का मतलब ये युग्मनज बन गया। अब क्या होगा? ये द्विगुणित युग्मनज है। मान लीजिए ये युग्मनज है, ये युग्मनज। अब युग्मनज में विभाजन कौन सा होगा? अनुप्रस्थ। कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ मैंने बता रखा आपको, 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, एक अनुदैर्ध्य होता है और एक अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ तो इस, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस प्रकार से काटूं, बराबर काटूं, पैरेलल काटूं, तो इसको तो क्या कह देंगे अपन? अनुप्रस्थ। यदि इसको खड़ा काटें अपन, खड़ा काटें तो वो क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य। तो यहां पर पहला विभाजन होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो उससे क्या होगा? इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। 2 कोशिकाएं बनेंगी और ये 2 कोशिकाएं इस प्रकार बनती हैं। ये एक ऊपरी कोशिका और एक नीचे वाली कोशिका। 2 कोशिका बन गई। इस कोशिका को कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका और जो नीचे वाले होती है इसको कहते हैं आधार्य कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका और आधार्य कोशिका, इसको इंग्लिश में एपिकल सेल कहते हैं, इसे बेसल सेल कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है शीर्षस्थ कोशिका किधर होगी, आधार्य कोशिका किधर होगी। देखिए, जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वो बीजांड द्वार के निभाग वाले सिरे की ओर पाई जाती है। निभाग सिरे की ओर होती है, जबकि जो आधार्य कोशिका होती है यह होती है बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि निभाग वाले सिरे की ओर जो कोशिका होगी उसको अपन एपिकल सेल कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? बेसल सेल कहते हैं। क्लियर? प्रिय छात्रों, ये जो आपके शीर्षस्थ कोशिका होती है, इस शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य, इस शीर्षस्थ कोशिका में कौन सा? अनुदैर्ध्य, और आधार्य कोशिका में अनुप्रस्थ। क्या बोल रहा हूं मैं? जो शीर्षस्थ कोशिका होती है इसमें तो कौन सा? अनुदैर्ध्य, और नीचे वाली जो आधार्य कोशिका होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन साथ साथ चलते हैं। यानी ऊपर वाली कोशिका भी विभाजन चलती रहती है और नीचे वाली कोशिका में भी विभाजन चलता रहता है। ऊपर वाली कोशिका में जो विभाजन चलता है वो अनुदैर्ध्य होता है, तो नीचे वाली कोशिका में कौन सा होगा? अनुप्रस्थ, और दोनों विभाजन समय के साथ साथ चलते हैं। अब क्या होता है, सर्वप्रथम देखते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे क्या होगा? ऊपर वाली एपिकल जो सेल होती है, जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी ये सेल थी, ये सेल थी, ये ऊपर वाली कौन सी थी? ऊपर वाली को कह रहे हैं अपन शीर्षस्थ, और नीचे वाले को क्या कह रहे हैं अपन? आधार्य। क्लियर? अब इसमें तो कौन सा विभाजन होगा? अनुदैर्ध्य, और इसमें कौन सा होगा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। तो क्या होगा? इसमें विभाजन होगा तो यहां पर 2 कोशिकाएं बन जाएंगी।
इस प्रकार से दो कोशिका बनेगी इस प्रकार से, क्योंकि इसके खड़ा काट हो गया और खड़े काट को क्या कहते हैं अपन, अनुदैर्ध्य कहते हैं। इसमें अनुप्रस्थ होगा तो ऐसे आड़ा होगा, आड़ा होगा तो क्या होगा, इस प्रकार से नई कोशिकाएं बनती जाएंगी, इस प्रकार से नई कोशिका बनती जाएंगी। तो ये तो कौन सा हो गया, ये विभाजन तो हो गया अनुप्रस्थ, और ये विभाजन कौन सा हो गया, ये हो गया अनुदैर्ध्य। यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अब यहां पर देखो, ये जो विभाजन हुआ है इससे दो कोशिकाएं बन गई। अब इस विभाजन के लंबवत अनुदैर्ध्य होगा, यानी ऐसे विभाजन होगा इसमें, ऐसे इस प्रकार से, तो इसमें ये चार कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, चार कोशिकाएं। अब ये जो चार कोशिकाएं बनेंगी, इन चार कोशिकाओं को कहते हैं अपन चतुष्टांशक या क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये कहते हैं। अब जो चतुष्टांशक बनता है इसमें फिर अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, और अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो 8 कोशिकाएं बनेंगी, 8 कोशिकाओं का एक आवरण बनता है। यहां पर इस प्रकार से दोबारा 8 कोशिकाएं बनती हैं, ये 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, और 8 कोश यानी चतुष्टांशक से ये इसमें 4 कोशिका हैं। कितने कोशिका हैं, 4, और 4 में फिर विभाजन होगा तो कितने कोशिकाएं बनेंगी, ये 8 कोशिका वाला समूह बनेगा, और इस 8 कोशिका वाले समूह को कहते हैं अष्टांशक यानी ऑक्टेंट, ऑक्टेंट। क्लियर। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये युग्मनज था, ये एक कोशिका था, एक कोशिका, दो कोशिका आया, दो कोशिका में ऊपर वाली शीर्षस्थ, नीचे वाली आधार्य। शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन कौन सा होगा, अनुदैर्ध्य। आधार्य कोशिका में कौन सा होगा, अनुप्रस्थ। इस अनुदैर्ध्य कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4 कोशिका बनेंगी, 4 कोशिकाओं का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा, चतुष्टांशक, और 4 से फिर 8 कोशिकाओं का समूह बनेगा, उसे क्या कहेंगे अपन, अष्टांशक। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जो अष्टांशक आएगा, ये अष्टांशक है, इसमें विभाजन होता है परिणत। कौन सा विभाजन होता है, परिणत। और परिणत विभाजन होगा तो क्या होगा, देखो यहां पर इस प्रकार से देख सकते हो आप, इस प्रकार से एक समूह बनता है, और ये कौन से विभाजन से बना, परिणत से। तो आपने देखा होगा, ये पहले अष्टांशक था। क्या था ये, अष्टांशक, ऑक्टेंट था, ऑक्टेंट। अब इस अष्टांशक में कौन सा विभाजन हुआ, परिणत। परिणत में क्या होता है, परिणत में इस प्रकार से होता है, देखो जैसे इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, और मान लो ये 4 कोशिका है। क्या है ये, 4 कोशिका। परिणत विभाजन होता है ऐसे परिधि की ओर, इस प्रकार से विभाजन चले, इस प्रकार से विभाजन चले, इस प्रकार से, तो वो कहलाता है परिणत। यहां देखो, अब ये 4 कोशिका तो बाहर हो गई, यानी बाहर वाली कोशिका, और ये 4 कोशिकाओं की लेयर हो गई अंदर, तो 2 परतें बन गई। एक तो बन गई 8 कोशिकाओं का बाहरी आवरण, और एक होता है 8 कोशिकाओं का आंतरिक आवरण। क्लियर। ये जो बाहर वाली है इसे कहते हैं 8 कोशिकीय बाहरी परत,
यानी बाहर की तरफ पाई जाती है। और इधर ये दो देखो, ये परिणत विभाजन से बनने वाली भित्ति है, तो ये अंदर की तरफ बनी है, इसको कहते हैं 8 कोशिकीय आंतरिक परत। क्लियर। अब देखिए प्रिय छात्रों, जो बाहर वाली कोशिका होती हैं, ये बाहर वाली कोशिकाएं बाह्य त्वचा जन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बाह्य त्वचा जन। और बाह्य त्वचा जन को डर्मेटोजन भी कहते हैं। ये जो बाहर वाली कोशिका होती हैं, इनका समूह कहलाता है बाह्य त्वचा जन, और इसे इंग्लिश में डर्मेटोजन कहते हैं। ये बाह्य त्वचा जन है, डर्मेटोजन है, इसके द्वारा भ्रूण की क्या बनती है? बाह्य त्वचा बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बाहर वाली 8 कोशिकाओं की जो परतें होती हैं, 8 कोशिकाओं की जो परत होती है, ये परत भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब 8 जो आंतरिक कोशिकाएं बचती हैं, ये 8 आंतरिक कोशिकाएं जो होती हैं, ये 8 आंतरिक कोशिकाएं क्या क्या बनाएंगी? ये एक तो बीज पत्राधार बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? बीज पत्राधार। एक बनाती हैं बीज पत्र में भरण ऊतक, और एक बनाती हैं पराग एदा। ये बनाती हैं। ये जो मैंने अंदर पाठ लिखा है, बीज पत्राधार है, बीज पत्र में भरण ऊतक है, पराग एदा है, इन सब का निर्माण होता है अंदर की तरफ पाए जाने वाले 8 कोशिकाओं के समूह के द्वारा। और ये सब मिल करके और ये कहलाते हैं पराग भ्रूण। पराग भ्रूण जिसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो। इसका मतलब है कि जो पौधे के बीज में जो भ्रूण बनता है, प्रारंभिक जो भ्रूण होता है, इनिशियल जो एम्ब्रियो होता है, ये प्रारंभिक भ्रूण किससे बनता है? जो अंदर की तरफ पाए जाने वाले 8 कोशिकाओं के समूह के द्वारा। तो आपको मैंने बताया कि जो अष्टांशक में बाहर की तरफ पाए जाने वाली 8 कोशिकाएं होती हैं, वो भ्रूण की बाह्य त्वचा बनाती हैं, जबकि जो अंदर की तरफ जो 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये 8 कोशिकाएं बीज में प्राक भ्रूण प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। क्लियर। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसका मतलब ये जो आपकी शीर्षस्थ कोशिका है, इस शीर्षस्थ कोशिका के कंप्लीट मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है। अब बचती कौन सी है? आधारीय कोशिका। और ये जो आधारीय कोशिका होती है, इस आधारीय कोशिका में लगातार विभाजन कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ। कौन से विभाजन होते हैं? अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। और अनुप्रस्थ विभाजन होने से 8 से 10 कोशिकीय या 7 से 10 कोशिकीय, जैसे मान लो ये देखो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से एक संरचना बनती है। और इस 7 से 10 कोशिकीय जो संरचना होगी, इसको कहते हैं निलंबक। निलंबक जिसको सस्पेंसर कहते हैं, सस्पेंसर। ठीक है। तो इसका मतलब जो आधारिक कोशिका होगी, इस आधारिक कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। अनुप्रस्थ विभाजन से 8 से 10 कोशिकाएं बनेगी, और ये 8 से 10 कोशिकाएं मिल करके और एक संरचना बनाती हैं जिसे निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं। क्लियर। अब जो निलंबक होता है, इस निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है, ये जैसे मान लीजिए ये निलंबक है, ये क्या है? निलंबक। इस निलंबक का जो अंतिम कोशिका होती है, ये इस प्रकार से फूली होती है। निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है, ये अंतिम कोशिका फूल जाती है और बड़े आकार की हो जाती है। इस फूली हुई कोशिका को, फूली जो कोशिका होती है, ये चुस्कांक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? चुस्कांक का। तो इसे क्या कहेंगे अपन? चुस्कांक। ठीक है। और चुस्कांक जो होता है, ये चुस्कांक भ्रूण के परिवर्धन के समय पोषक तत्वों का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो ये चुस्कांक हो गया। ये संपूर्ण जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगी? निलंबक। अब एक चीज का ध्यान और रखना,
इस निलंबक में भ्रूण की तरफ पाए जाने वाले, इधर भ्रूण है, इधर क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, तो इधर भ्रूण की तरफ पाए जाने वाले जो ये कोशिका होती है, इस कोशिका को अपन अधः स्फीतिका कहते हैं या हाइपोफाइसिस कहते हैं। इस कोशिका को अपन क्या कहेंगे, अधः स्फीतिका, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोफाइसिस। दोबारा बता रहा हूं मैं, आधारीय कोशिका होती है, आधारीय कोशिका होगी, इसमें कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन से कोशिका कितनी बनेगी, 7 से 10 7 से 10 कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, निलंबक। निलंबक की अंतिम कोशिका फूल जाती है और किसका कार्य करती है, चूसकांक का। ये जो कोशिका होगी ये भ्रूण परिवर्तन के समय पोषक तत्वों का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। निलंबक में भ्रूण की तरफ पाए जाने वाले जो प्रारंभिक कोशिका होती है, इसको क्या कहेंगे अपन, इसको हाइपोफाइसिस कहेंगे या अधःस्फीतिका इसको कहते हैं। और ये जो अधःस्फीतिका होती है ये मूलांकुर का शीर्ष बनाती है। क्या बनाती है, मूलांकुर का शीर्ष। मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात आती है, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, शीर्षस्थ कोशिका, और शीर्षस्थ कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। कौन से विभाजन से, परिणत विभाजन से। बाहर की तरफ 8 कोशिकीय बाह्य परत और 8 कोशिकीय आंतरिक परत। आपको बताया मैंने, ये जो परत है वो क्या बनाती है, बाह्य त्वचा, और ये जो आंतरिक 8 कोशिकाएं जो होती हैं वो बनाती हैं परागभ्रूण। क्लियर। अब आपको पता है इस परागभ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है, शीर्षस्थ कोशिका से। शीर्षस्थ कोशिका लगातार विभाजन करती रहेगी, लगातार विभाजन चलते रहते हैं, और लगातार विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इन कोशिकाओं के मिलने से भ्रूण बनता है। प्रारंभिक जो भ्रूण होता है, जो प्रारंभिक भ्रूण होता है, यह प्रारंभिक भ्रूण गोलाकार होता है। कैसा होता है, गेंदनुमा होता है, गोलाकार। और धीरे धीरे ये गोलाकार भ्रूण होता है, गोलाकार भ्रूण होता है, धीरे धीरे ये गोलाकार भ्रूण होता है। इसकी संरचना में परिवर्तन आता है और इसका आकार हो जाता है हृदयाकार। कैसा हो जाता है, हृदयाकार। क्लियर। अब ये जो हृदयाकार जो भ्रूण होता है, इस हृदयाकार भ्रूण में, हृदयाकार भ्रूण के अंदर 2 पालियां बनती हैं। क्या बनती हैं, 2 पालियां। अब ये जो दोनों पालियां होती हैं, ये दोनों पालियां बीज पत्रों के द्वारा बनती हैं। किसके द्वारा बनती हैं, बीज पत्रों के द्वारा। क्लियर। देखिए ये प्रारंभिक भ्रूण होगा, ये इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होगा ये। लेकिन बाद में आगे चल करके और ये जो भ्रूण होता है ये इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर देखें तो किसकी तरह होती है, हृदय के समान। क्लियर। यहां पर देखिए ये जो खांच है, इस खांच के कारण ये दो धीरे धीरे खांच क्या होती जाएगी, नीचे आती जाएगी। ऐसे इस प्रकार से नीचे चलती जाएगी और नीचे चलते चलते यहां पर देखो ये दोनों पालियां बन गई, ये 2 पालियां बन जाती हैं। ठीक है। दोनों पालियों के मध्य, दोनों पालियों का जो बीच का खांच होता है, इसके आधारे भाग होता है। ये खांच है, ये तो हो गई दोनों पालियां, और ये क्या हो गया, खांच। ठीक है। इस खांच का ये आधार भाग है। इस आधार भाग में क्या स्थित होता है, प्रांकुर। क्या स्थित होता है, प्रांकुर। और प्रांकुर आपको पता है अपन द्विबीजपत्री पादप का अध्ययन कर रहे हैं, तो द्विबीजपत्री पौधों में जो भ्रूण होता है
वो शीर्षस्थ होता है और बीज पत्र क्या होते हैं, पार्श्वीय होते हैं। यानी द्विबीजपत्री पादपों में जो भ्रूण होता है यह भ्रूण शीर्षस्थ होता है, शीर्ष पे पाया जाता है, जबकि जो बीज पत्र होते हैं ये बीज पत्र क्या होते हैं, पार्श्व में स्थित होते हैं। जबकि एक बीजपत्री पौधों के अंदर जो भ्रूण होता है, बीज पत्र होता है, ये एक पार्श्व स्थिति में पाया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो परिपक्व जो द्विबीजपत्री बीज होता है, परिपक्व द्विबीजपत्री बीज, उस परिपक्व द्विबीजपत्री बीज में एक परिपक्व जो द्विबीजपत्री बीज होता है, इसमें दो बीज पत्र और एक क्या होती है, भ्रूणीय अक्ष। दो बीज पत्र होते हैं और एक क्या होती है, भ्रूणीय अक्ष। क्लियर। ये जो बीज पत्र होता है, इस बीज पत्र में क्या पाया जाता है, संचित भोजन। क्या पाया जाता है, संचित भोजन। अब जो भ्रूणीय अक्ष होता है, इस भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है यह कहलाता है बीज पत्रोपरिक। क्या कहलाता है, इसका ऊपरी भाग, और यह कहलाता है बीज पत्रोपरिक, जिसको एपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एपिकोटाइल कहते हैं। और जो नीचे का भाग होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई अक्ष है, ये अक्ष है, अब ये ऊपरी भाग हो गया, ये तो हो गया ऊपरी भाग, और ये कौन सा हो गया, निचला भाग। ठीक है, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं अपने, बीज पत्रोपरिक। और जो निचला भाग होता है, ये निचला भाग है, इस निचले भाग को बीज पत्राधार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज पत्राधार। इसे कहते हैं बीज पत्राधार। प्रिय छात्रों, जो बीज पत्रोपरिक होता है, इस बीज पत्रोपरिक के शीर्ष पर प्रांकुर पाया जाता है। जो बीज पत्रोपरिक होता है, इसके शीर्ष भाग पर, किस भाग पर, शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है, प्रांकुर। प्रांकुर पाया जाता है, और प्रांकुर के द्वारा किसका निर्माण होता है, प्ररोह तंत्र का। क्लियर। प्ररोह, अब बात आती है कि प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं। प्रिय छात्रों, पौधे का वो भाग जो मिट्टी से बाहर निकला होता है, जिसमें तना भी आ गया, शाखा भी आ गई, पत्तियां भी आ गई, ये सारा पार्ट जो मिट्टी से बाहर निकला होता है वो क्या कहलाता है, प्ररोह। और बीज पत्राधार होता है, आपको पता है बीज पत्राधार में क्या पाया जाता है, संचित भोजन। और इसमें जो संचित भोजन है वो उस पे डिपेंड कौन करता है, भ्रूण डिपेंड रहता है। बीज का जब अंकुरण होता है, अंकुरण के समय उसमें एक नवोद्भिद पादप निकलता है, और वो नवोद्भिद पादप अपना पोषण, अपने भोजन की पूर्ति कहां से करता है, बीज पत्रों में पाए जाने वाले संचित भोजन के द्वारा। तो इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री पौधों में हृदयाकार द्विपाली युक्त बीज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये बातें मैंने आपको एकदम डिटेल से बता दी हैं, और इसका जो आप डायग्राम है वो अपनी बुक में देख लेना, थोड़ा देख के थोड़ा सा उसको बना लेना अपने नोटबुक में। एक्सप्लेन मैंने पूरा A to Z करवा दिया है। और आज के पॉइंट में इतना ही होगा। कल अपन देखेंगे बीज का परिवर्धन, फिर देखेंगे फल का विकास, और एक है पीढ़ी एकांतरण। फिर आपका लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आज के लेसन में इतना ही। कल नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।